कैसे आपकी जर्नी रही, आप रैंक 1 कैसे आ गया? कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको लगता है इंग्लिश के लेटर्स के अलावा कुछ नहीं आता है, तो 1 से 1.5 साल इसने बर्बाद किए हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ ईपीएफओ के रैंक 1 से, और वो अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे और बताएंगे आपको किस स्ट्रैटेजी के तहत उसने तैयारी की और कैसे सक्सेस पाया। मोस्ट वेलकम। बताए सर, युवराज नाम है आपका ना? युवराज, ओके, पूरा नाम युवराज है। बताओ बेटा, कैसे आपकी जर्नी रही, आप रैंक 1 कैसे आ गया और इसके पीछे क्या मेहनत और कितने साल की मेहनत है? मैम एक्चुअली हम ग्रेजुएट हुए थे 2018 में इंजीनियरिंग से। तो उसके बाद से अब कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का उस समय बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके। तो करना तो कुछ गवर्नमेंट में ही था। तो सीजीएल का नाम सुनते ही फिर दोस्तों से पता चला या यूट्यूब वगैरह पे हमने देखा तो केडी कैंपस का नाम था। अच्छा, ओके। उस समय फीस वगैरह भी शायद कम थी। कम फीस का दौर चल रहा था उस समय। कुछ कंपटीशन वगैरह का इन्वायरमेंट था। उसमें भी हमें 2000 का आई गेस डिस्काउंट मिला था और अच्छी खासी फीस में हमने एडमिशन लिया था। मतलब ये तो मैम थैंक यू कहना चाहूंगा, अफोर्डेबल फीस थी काफी। तो उसके बाद मैम कुछ दिनों बाद मैंने क्लासेस शुरू की और टीचर्स थे मैम, बढ़िया थे टीचर्स। तो 2 से 2.5 महीने मैंने मन लगा के पढ़ाई की थी आपके बैच में। भगवान की दुआ से एक जो बेसिक होता है, मैथ्स कह लीजिए, इंग्लिश कह लीजिए या फिर रीजनिंग, बेसिक हमारा मजबूत हो चुका था। और बेसिक भी ऐसा हुआ था कि रीजनिंग उसके बाद से मुझे ज्यादा पढ़ने की कोचिंग्स वगैरह से जरूरत नहीं पड़ी। सेल्फ प्रैक्टिस से भी काम बन गया था। ओके। और मैम वही एक जो चिंगारी सी लगती है वो तो लगी चुकी थी। लेकिन मैम अनफॉर्चुनेटली कुछ केयरलेसनेस कह लीजिए या फिर कह लीजिए 1 से 1.5 साल मैंने बर्बाद किए हैं। अच्छा, उसके बाद तो 1 से 1.5 साल इसने बर्बाद किए हैं। भाई किस लिए बर्बाद किया और किसके पीछे बर्बाद किया आपने? मैम एक्चुअली मैम गेम्स वगैरह उस समय बहुत ज्यादा आ गई थी। ओके, पबजी वगैरह, पबजी, सीओसी। तो इस उम्र में तुमने पबजी में अपना टाइम बर्बाद किया? काफी एडिक्टिंग गेम थी वो। 1 हफ्ते खेलने के बाद फिर काफी ज्यादा एडिक्टिंग गेम थी मैम। उसके चक्कर में फिर दोस्तों में हम ग्रुप बना के खेलते थे। तो मेरा ही नहीं, काफी लोगों का बर्बाद हुआ उस समय। ओके। तो अभी तो खैर ठीक है, ज्यादा क्रेज नहीं है पबजी का। तो नहीं, गेम्स जो है, ऑनलाइन गेम्स बहुत ज्यादा एडिक्शन पैदा करता है। आप देख चुके हो जो रैंक 1 है ईपीएफओ में, उसने भी कबूला है कि उसने 1.5 साल इन्हीं गेम्स के पीछे बर्बाद किया है। यस मैम। उसके बाद मैम अभी रिसेंटली मैं 1 साल पहले सेलेक्ट हो गया था आईसीआर टेक्नीशियन में। आईसीआर टेक्नीशियन में, ओके, तो ठीक अब है। लगा कि अब एक जॉब तो हो ही गई है, अब आगे कुछ बड़ा करेंगे। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया मैम। अच्छा, तो 6 से 8 महीने में वहाँ वेस्ट हुए। अच्छा। तो नहीं, आपका 6 से 8 महीने वेस्ट कैसे हुआ? उसके बाद तो आप एंजॉय कर रहे होगे अपने सिलेक्शन के यस मैम, कि टाइम मतलब को। मैम हो गया अब हो तो गया। मैम। लेकिन मैम एक चीज मैंने नहीं छोड़ी, जैसे तो उस जॉब का क्या हुआ? उस जॉब का मैम डीवी वगैरह सब हो गया। मतलब मेरे 287 रैंक थी मेरी। ओके। डीवी वगैरह हो गया मैम। हम ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे और इतने में नोटिस आता है कि फॉर सम इरेगुलरिटीज वी हैव कैंसल्ड द एग्जाम। ओह। सो उसके बाद मैम री एग्जाम इन्होंने लिया। और री एग्जाम में मैम फिर मैंने गुस्से में कि ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। 1 महीने मैम बहुत रगड़ के पढ़ाई की उसी के लिए, डेडिकेटेड। तो उसमें रैंक आईक्यू पे अराउंड 5000 बच्चों के डेटा में फिर से मैं रैंक बना रहा था वहाँ पे। अच्छा, फिर? तो मैम उस एग्जाम को इन्होंने प्री बना दिया। ओह। तो मैम फिर वहाँ दिल टूट गया। तो वो क्वालिफाइंग हो गया, रैंक मानने का फायदा नहीं। तो मैम अभी मेंस 8 तारीख को, उसके लिए मैं दे के आया था, इसलिए थोड़ा मैम यहाँ आने में लेट हो गया। ओके। और बाकी मैम आपका जैसे मेरे को पढ़ना था इंग्लिश, तो मैम मैं समझता हूँ ना इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ईपीएफओ के बारे में ये बताओ बेटा, ईपीएफओ का एग्जाम कब होता है? क्या हर साल वैकेंसी निकलती है? कितनी वैकेंसी निकलती है? हाँ मैम, एक्चुअली इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ईपीएफओ पहले थोड़ा सा बैंकिंग उस पे होता था, पैटर्न पे। ओके। इस साल ही पहली बार मेरी नॉलेज में है कि इस साल ही फर्स्ट टाइम एसएससी पैटर्न पे हुआ है वो। अच्छा। और मैम आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन आपने भी वीडियो बनाई थी ईपीएफओ एसएससी की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैम वो वीडियो मैंने आपकी देखी थी। ओके। तो मैम मैंने भरा। अब मेरे को ये फिक्स नहीं था कि एसएससी की तरह आएगा या बैंकिंग की तरह आएगा, लेकिन एसएससी पैटर्न पे हमारी अच्छी खासी तैयारी थी मैम। 2022 एसएससी में मेरा 6 मार्क्स से रह गया था। ओके। और इस बार भी मेरा मतलब रह ही गया है, लेकिन मार्क्स अच्छे थे। अच्छा। तो मैम एसएससी की तो तैयारी थी, प्लस में मैम इंग्लिश में मतलब आपकी बुक वॉल्यूम 1 और आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे, गोल्डन रूल्स वगैरह, मैम इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ मैं
कि किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि यहाँ मैं स्कोर अच्छा करूंगा। ओके। और मैम यहाँ भी मैंने अच्छा स्कोर किया है, 40+ क्वेश्चन सही किए थे। और यहाँ मैथ्स भी मेरा अच्छा हुआ और जीके ने मेरा साथ दे दिया इस बार। ओके। तो मैम ये कंबाइंड मैंने साथ दे दिया मतलब क्या, जो पढ़े थे वो आ गया? यस मैम, पढ़ा हुआ चीजें आ गई। जैसे एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है क्योंकि मैंने जीके काफी पहले पढ़ ली और बीपीएससी प्री वगैरह भी निकाल लिए। ओके। तो मैम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था मैं कि जीके तो अब अपने हाथ की चीज है। तो मैम जीके फिर ना पढ़ने का मेरे को फ्रूट इसमें भी मिला है एसएससी सीजीएल में मैम, कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ये बच्चा बता देगा, मेरा गलत। तो मैम जीके मेरी अच्छी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को, लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। क्योंकि मैम इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, एक लैंग्वेज है जो हार्ट मतलब सबकॉन्शियस में जाती है, हार्ट में जाती है। तो मैम वो आपकी चीजें जो 2-4 बार याद हो गई तो वो हमेशा हमारे साथ है। उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करते होगे, है ना? सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहो तो वो रिवीजन होता रहता है। लेकिन जीके को तो आपको रिवाइज करता रहना पड़ेगा क्योंकि वो भूलने की संभावना होती है, क्योंकि वो फैक्चुअल होता है। और बाकी सारे जैसे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ये सब कंसेप्चुअल है। तो एक बार आप इम्बाइब कर लो, उसको अपने अंदर सोख लो, तो फिर आपका जो रिवीजन होता है थ्रू मॉक होता रहता है। बच्चे को क्या सजेशन देना चाहते हो आप? क्योंकि देखो सब तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की, ईपीएफओ उस समय में आके मैंने बताया था केडी लाइव में, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखा भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं दिया होगा। हालांकि उस समय हम लोग को पता तो था कि एसएससी का कुछ पैटर्न ले रहा है ना? तो मैंने आके केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पर मैंने बताया था, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली हमारी बातों को नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं बस जो तैयारी कर रहे हैं बस उसी लाइन में चले। बेटा आपकी जो तैयारी हो रही है वो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज की हो रही है, और सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट पे बेस्ड भारत में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सब इसी पर बेस्ड है। यानी कुछ स्टेट्स के एग्जाम होंगे जिसमें आपका हिंदी आ जाएगा, कुछ के होंगे जिसमें आपका स्टेट जीके आ जाएगा, वरना मूलभूत तो यही रहता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। इसी की तैयारी पर आपका हर एग्जाम आप पास करते हो। लेकिन आप अगर सिर्फ एक एग्जाम पकड़ के चलते हो तो आप बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज खो बैठते हो जो बहुत आसानी से आपके हाथ में आ सकता है। तो कुछ बताना चाहोगे बच्चों को, कुछ ऐसी बातें जो इनको इन्फ्लुएंस करे और इनका मनोबल बढ़ाए? मैम मनोबल क्या, अगर जो बच्चा मैम बैच ले रहा है तो उसके लिए अभी के टाइम में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है फेथ। क्योंकि मैम अब कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी देखे हैं, किसी भी आप टीचर से अगर पढ़ते हो, एक सिलेबस फिनिश करते हो और प्रीवियस ईयर को 2 बार एटलीस्ट 2 बार अगर प्रैक्टिस मारते हो तो मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन आपका देखा हुआ आएगा। और इंग्लिश में तो मैम अब मैंने ज्यादा इधर उधर देखा नहीं, आपका तो मेरे को बहुत रेलेवेंट कंटेंट लगा। बाकी फिर मैंने मैम जीके थोड़ी हाई लेवल की भी की थी यूपीएससी वगैरह के लिए, तो मैम वो तो काफी सारे टीचर है डिफरेंट सब्जेक्ट के यूट्यूब पे, तो मैं अभी बहुत सारे नाम है ले नहीं सकता। लेकिन अभी एसएससी की फील्ड में मेरी जो मतलब जो अभी तक की सक्सेस है वो आप, इसका मतलब है कि आप कहना चाहते हो कि आपका जो चैप्टर कमजोर था आप जाके खोज लेते थे कि कहाँ से उसको पढ़ना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि YouTube में घूमते रह रहे हो, इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल। आपके जब मैं वीडियोस देखता था जो प्लेलिस्ट है आपकी गोल्डन, अभी 1 साल पहले देखना शुरू किया था, तो हम काफी चीजें मुझे आती थी, तो मैं थोड़ा उसको फास्ट कर देता था। लेकिन कई चीजें मुझे जो नई जानने को मिलती थी, तो मैम कभी भी ना मैंने रूल पे फोकस नहीं किया कि इंग्लिश में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि ये रूल है वो रूल है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको लगता है इंग्लिश के लेटर्स के अलावा कुछ नहीं आता है। जो आप बताती थी उसको मैं 2-4 बार बोल के देखता था, अच्छा लग रहा है, और ऐसी सबकॉन्शियस में वो चीजें फिट हो जाती थी कि आगे से अगर वो एरर करके एग्जामिनर देगा तो मेरा मन ही बोल देता था कुछ गड़बड़। इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे ही करके बहुत सारे निकाल लेते हैं। क्योंकि तो उन्होंने हमेशा, चाहे जीएस में कोई भी सब्जेक्ट देख लो, वो सब रटे हुए होते हैं इंग्लिश में। तो उनको खुद ही समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कॉन्फिडेंटली वो क्लास करने के बाद बताते हैं कि मैम इसमें ये गड़बड़ और ये होना चाहिए। हाँ जी। और लेकिन कुछ चीजें मैम जैसे आपने बताया था नो सूनर देन, फिर हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, तो ये चीजें ना मैम कभी थोड़ी रटनी भी चाहिए, कुछ चीजें रटनी भी चाहिए मैम कि, और एक बार ना फिट कर लो उसको बार बार बोल के कि नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ये फिक्स है, यही सत्य है, ठीक है। और काफी ज्यादा क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं इससे, तो काफी अच्छी चीजें भी आप बताती हैं, वो भी है। और वो कैब वगैरह तो मैम यही है कि थोड़ा समझ के पढ़नी चाहिए।
वोकैबुलरी तो याद भी करना पड़ता है, हालांकि वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट था। लेकिन बच्चों का था नहीं, वोकैब का बुक अलग चाहिए, तो हमने वोकैब का बुक अलग लिख दिया। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस होता है वॉल्यूम 1 अपने आप में काफ़ी है। जैसे क्लास में तुमने कहा कि 2016 के बाद कोई ज़रूरत तो नहीं है उसको न्यू एडिशन लाने की, लेकिन पता नहीं मैम क्यों ला रही है, 2016 ही रेलेवेंट है। अभी तक जब तक भी मैं किसी बड़े एग्जाम की भी तैयारी करूंगा जिसमें इंग्लिश आएगी, मैं उसी बुक से पढ़ूंगा। मेरे पास वो पड़ी है, अच्छी कंडीशन में है अभी। और उसके वो उस समय के पेजों की क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी मैम, बिल्कुल नोट की नहीं, असल में क्या है ना, पेज की क्वालिटी अभी भी अच्छी है, लेकिन मेरी बुक इतनी फेमस हो गई ना कि इतना भयंकर इसका फर्जीवाड़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई। हाँ, क्योंकि एक बार कलकत्ता से एक लड़की ने कहा कि हम और मेरे हस्बैंड दोनों आपके बुक ही पढ़ के निकाले हैं। तो मैं घर में मजाक में कह भी रही थी कि बुक तो मेरा है, लेकिन जो उसने पैसे दिए ना बुक के, वो मेरे तक नहीं पहुंचा है, वो पायरेटेड में गया है। तो ये है, पायरेसी काफ़ी हो गया। हालांकि कुछ कंट्रोल तो हमने किया है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी बुक इन डिमांड होता है तो उसकी पायरेसी होती है हमारी फील्ड में। तो ये हालत है। यही है मैम, कोई फेमस चीज़ है तो रोक भी नहीं सकते, कहाँ तक रोकेंगे उसकी पायरेसी। तो फिर आगे का आपका क्या इरादा है, क्या करोगे आगे? देखते हैं मैम, मतलब अभी मैंने सोचा नहीं उतना, लेकिन कुछ अच्छा करेंगे मैम। ओके, रुकना नहीं है अभी फिलहाल। अभी कितनी एज हुई तुम्हारी? मैं अभी 27 कंप्लीट है। 27 कंप्लीट है। हाँ, अभी लग गया हूँ। ओके, आगे और कौन सी कैटेगरी के हो? मैम यूआर। ओके, जनरल कैटेगरी के, यानी 5 साल अभी तुम्हारे पास टाइम है यूपीएससी का। तो एक आध साल अच्छे से तैयारी करके दे तो दो, है ना? जब बीपीएससी दे रहे हो तो इसका मतलब है स्टेट पीसीएस भी तो आराम से दे सकते हो। हाँ मैम, सुनने में आया मैम, डिपार्टमेंट अच्छा है, पीएफओ थोड़ा अच्छा शांत डिपार्टमेंट है, और इसमें भी वैसे अच्छे हैं, एवेन्यूज अच्छे हैं आगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वगैरह ये सब। इनफैक्ट ईपीएफओ की वैकेंसी जब निकली थी उस समय मैंने इसलिए इस बच्चों को बताया था क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी थी, और जो बच्चों ने तैयारी अच्छी की है ना, जैसे देखो 2-3 फील्ड में क्या होता है ना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ छोड़ना नहीं, दे दो। अब जैसे कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम कोई सर्टिफिकेट कोर्स बताओ जिससे नौकरी पक्की हो जाए, तो मैंने क्लास में ऐसे ही कहा कि एक काम करो, जरा बताना कितने लोगों को शॉर्ट हैंड आता है। एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा स्टेनोग्राफर का एग्जाम भर दो, तो यहीं पर तुम्हारा कंपटीशन खत्म है। मैम बहुत कम कंपटीशन है उसमें, बहुत कम है, और इंग्लिश में जो आती है 100 नंबर की आती है, 100 नंबर। और मैथ्स जिनका कमजोर हो तो आराम से वो दें, और 100 नंबर की इंग्लिश वो भी बहुत आसान। जो बच्चा पढ़ा होता है पैसिव वॉइस एंड नरेशन ही 20 क्वेश्चन आ गया, 100 में से 20 हो ही गया। लाइन से आते रहते तो और दूसरी बात क्या है ना, शॉर्ट हैंड तुरंत नहीं आता किसी को। तो मेरा कहना, जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो तैयारी करने की, तो रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा कहीं शॉर्ट हैंड सीख रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे देते जाओ। 6 महीना तो लगेगा आपको सीखने में, 6 महीने के बाद आपकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन आप ऐसे कंपटीशन के ग्रुप में आ जाओगे जहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम कंपटीशन सुना है। हाँ, तो वैसे ही जैसे ईपीएफओ का जैसे वैकेंसी आए हम तुरंत टीम लेके आए, क्योंकि मुझे था कि भाई अगर ये एसएससी वाले बच्चे भर देंगे ना तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़े इतना। मेरे पिता का कहना है मैम, आजकल के यंगस्टर सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैम ये तो संघर्ष है ही नहीं। मैम एक रूम में बैठ के घर से पैसा आ रहा है, आपको पढ़ना है, रूम में बैठ के मस्त, चारों तरफ सिक्योरिटी है, तो मैम इसको बच्चे कहते हैं हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, डिप्रेशन। यकीन मानो, रियल मोटिवेशन चाहिए तो 1 महीने कोई और काम करके देखो, और दूसरे महीने ना भाग के आओगे वापस और दोगुनी स्पीड से पढ़ोगे। तो ये स्ट्रगल आपका कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा स्ट्रगल आपके इंस्टीट्यूट का स्टाफ कर रहा है, ठीक है, और ये रिक्शे वाले कर रहे हैं जिनमें आप बैठ के आते हो। तो मैम यही है, अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप दुनिया को देखो, बहुत कष्ट है मैम। असल में क्या है ना, हम लोग आजकल अपने बच्चों के है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी ना बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत दुलारते हैं, और आजकल के बच्चों का स्ट्रगल कहाँ से स्ट्रगल हो गया समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई खेत में काम करके पढ़ाई कर रहा है तब मैं मानूंगी हाँ स्ट्रगल कर रहे हो, घर से पैसे आ रहे हैं और रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो अपने स्मार्टफोन से भी, तो ये स्ट्रगल तो मैं नहीं मानूंगी। मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले बच्चों के स्पेशली पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे। सही बात है, क्योंकि मैं जानती हूँ, पूछिए वो कैसे पैसा भेज रहे हैं, स्ट्रगल वो है। यहाँ तो आपका स्ट्रगल क्या है कि आपको खाना खराब खाने को मिल रहा है, ये आपका स्ट्रगल है।
और लेकिन एक चीज मानते हो, जैसे तुम मुखर्जी नगर में पढ़े हो तो तुमने कहा कि एक मेरा बेसिक बहुत अच्छा तैयार हो गया, ये पूरा यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना वो बच्चा को तैयार कर देता है। यस मैम, आपको कुछ करना नहीं है ना, बस क्लास में रेगुलर आना है। टीचर्स वो आपके खुद ही डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि मैम अगर आप टीचर भेज रहे हो तो ऊपर से फिल्टर होके तो आ रहे हैं, वो तो है ही। हाँ, तो फैकल्टी बेस्ट है। मैं तो यही मानता हूँ मैम, फेथ सिस्टम सबसे बढ़िया सिस्टम है। कोई भी टीचर आएगा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, मतलब आपका हाथ तो पकड़ेगा नहीं वो। उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज ऑलरेडी आती होगी, फिर अपनी मेहनत करके उसको और फिनिशिंग दे सकते हैं, और फिनिशिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, फिनिशिंग दे सकते हो, ये सब और चीजें। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह तो मैम वो तो मैम अल्टीमेट। तो फिर अगर मौका मिले और अगर पॉकेट अलाउ करे तो मुखर्जी नगर आइए। यहाँ पे इकोसिस्टम एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। और अगर नहीं भी आ सकते हो तो भी हम आपके घर तो पहुंच ही चुके हैं केडी लाइव से। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, समय निकाल के आए हो, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मैं इसी तरह से बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स का एक कह सकते हैं कि वो आपको गाइड करने के लिए यहाँ आते हैं, और आप इनकी बातें सुनिए, गाइडेड होइए, और ये जैसे तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे हैं आप भी करिएगा तो ज़रूर सफल होइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू।